इजराइल और यमन के हूथियों के बीच चल रहे टकराव ने एक नया मोड़ ले लिया है और ये नया मोड़ काफी खतरनाक और एक बड़े युद्ध की तरफ इशारा भी कर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने यमन को प्लेग ऑफ द फर्स्टबोर्न यानी पहले जन्मे बच्चों की मृत्यु की बाइबिलीय चेतावनी देते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। इसके बाद सना पर हुए भीषण हवाई हमलों ने यमन के आम नागरिकों के लिए हालात और भी ज्यादा बदतर बना दिए हैं। दरअसल इजराइल ने हाल ही में यमन की राजधानी सना पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए। इन हमलों में अयाज में स्थित एक तेल डिपो, बिजली संयंत्र और एक अन्य नागरिक संरचनाएं पूरी तरह तबाह हो गई। स्थानीय मीडिया और हूती अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमलों के बाद शहर के बड़े हिस्से में अंधेरा छा गया और जगह जगह आग लग गई। हमलों के तुरंत बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि यमन को प्लेग ऑफ द फर्स्टबोर्न का सामना करना पड़ेगा। ये बाइबिल की वो घटना है जिसमें मिस्र के हर पहले जन्मे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। कॉट्स का ये बयान न सिर्फ धार्मिक रूपकों से भरा हुआ था बल्कि इसे यमन की जनता, खासतौर पर बच्चों को सीधा निशाना बनाने वाली चेतावनी के रूप में देख रही है। मानवाधिकार संगठनों, मध्य पूर्व विशेषज्ञों और कई देशों ने इस बयान की तीखी आलोचना की है। उनका कहना है कि किसी राष्ट्र के खिलाफ इस तरह की धार्मिक प्रेरित धमकी देना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के बयान केवल राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक और मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। एक रक्षा मंत्री से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की जाती है जो बच्चों तक को निशाना बनाती हो। यमन के हूतियों ने इजराइल के इस बयान को आत्मा को झकझोर देने वाला बताया और इसे सीधा जनसंहार की धमकी करार दिया। सना और अन्य इलाकों में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए जिसमें नागरिकों ने इस तरह के हमलों और धमकियों के खिलाफ आक्रोश भी जताया। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों और कुछ देशों ने इजराइल कॉट्स के बयान को गंभीर चिंता का विषय बताया, लेकिन कई पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका ने अब तक इजराइल की इस रणनीति पर कोई ठोस टिप्पणी नहीं की। विश्लेषकों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरणों के चलते इजराइल को बार बार छूट मिलती रही है। इजराइल द्वारा यमन में की गई कार्रवाई को एक तरफा जवाब मानना सही नहीं होगा। हूतियों ने भी हाल ही में इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास मिसाइल हमले किए थे, लेकिन जवाबी कार्रवाई में नागरिक आबादी को निशाना बनाना और फिर धार्मिक प्रतीकों के जरिए भय फैलाना युद्ध के मानवीय नियमों के खिलाफ है। इजराइल कॉट्स का यह बयान केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि एक ऐसी विचारधारा का प्रतीक है जो धार्मिक भावनाओं और ऐतिहासिक प्रतीकों का प्रयोग कर युद्ध को वैध ठहराने का प्रयास करती है। सवाल यह है कि क्या इस क्षेत्र में अब भी कूटनीति की कोई गुंजाइश बची है या फिर यह संघर्ष आने वाले दिनों में और खतरनाक मोड़ लेने वाला है। इस भीड़ को देखिए, लाखों की संख्या में जमा ये लोग लगातार डटे हुए हैं। इस्राएल की जनता गुस्से में है, आवाम अपनी सरकार के खिलाफ लामबंद है और सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वे बस कानून से बंधे हुए हैं, नहीं तो कुछ भी कर जाने को आमादा हो जाएं। जी हाँ, इस्राएल के तमाम शहरों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। इस्राएल की सड़कों पर रविवार को लाखों लोग उमड़ पड़े जो पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक का हिस्सा बने। तेल अवीव, यरूशलेम और अन्य शहरों में प्रदर्शनकारियों ने गजा में चल रहे युद्ध को तत्काल खत्म करने, हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए समझौता करने और नेतन्याहू सरकार की नीतियों की कड़ी निंदा की। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुए युद्ध को अब तक 22 महीने हो गए हैं। इस हमले में हमास ने 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया था, जिनमें से बड़ी संख्या में अभी भी गजा में हैं।
अनुमान है कि इनमें से लगभग 20 लोग ही जीवित हैं। इसराइल की सैन्य कार्रवाइयों में अब तक 62,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। नेतन्याहू सरकार की गजा सिटी पर पूर्ण कब्जे की योजना और सैन्य अभियानों को प्राथमिकता देने की नीति ने जनता के बीच गुस्सा बढ़ा दिया है। इसराइल के प्रदर्शनकारी मानते हैं कि नेतन्याहू की रणनीति बंधकों की रिहाई में बाधा डाल रही है और इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर रही है। इसी को लेकर तेल अवीव समेत कई शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। तेल अवीव के डेमोक्रेसी स्क्वायर और यरूशलेम में पीएम नेतन्याहू के कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में लोग जमा हुए। प्रदर्शनकारियों ने इस्राएली झंडे और पीले रिबन, जो कि बंधकों की रिहाई का प्रतीक है, और युद्ध विराम अभी जैसे नारे लिखे बैनर लहराए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर अलाव जलाए और प्रमुख चौराहों को जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस के साथ कई झड़पों की खबरें भी सामने आई। पुलिस ने पानी की बौछारों और गिरफ्तारियों का सहारा लिया, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार डटे रहे। प्रदर्शनकारियों का केंद्र बिंदु बंधकों की रिहाई रहा। हाल ही में गजा में 6 बंधकों के शव बरामद होने के बाद जनता का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। इसके अलावा तमाम बंधकों के परिवार भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं और वे किसी भी तरह से अपने परिवार के चिराग को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेतन्याहू की सैन्य नीतियां बंधकों की जान को खतरे में डाल रही हैं। उनका ये भी कहना है कि हमारा दुख अब गुस्से में बदल चुका है। नेतन्याहू को बंधकों की रिहाई के लिए समझौता करना होगा, न कि युद्ध को बढ़ावा देना। ये तमाम बयान जो हैं वो प्रदर्शनकारियों की ओर से सामने आ रहे हैं। नेतन्याहू की गजा नीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। मिस्र, कतर, सऊदी अरब और तुर्की समेत 20 अन्य देशों ने गजा सिटी पर कब्जे की योजना को खतरनाक और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस मुद्दे पर आपात बैठक बुलाई, जबकि ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र ने नेतन्याहू से सैन्य अभियान रोकने की अपील की। अमेरिका ने भी युद्ध विराम वार्ता को तेज करने का आग्रह किया है, हालांकि उसने इसराइल को सैन्य सहायता जारी रखी है। कुल मिलाकर सरकार पर आंतरिक और बाहरी दबाव बढ़ता जा रहा है।